अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 245 अपनी बुक आप लोग ओपन करें। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ ब्लड प्रेशर। टॉपिक आपका है 11.3, डैट इज़ ब्लड प्रेशर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। 11.3 Blood pressure. Blood pressure is the measure of force exerted by blood against the inner walls of blood vessels. This force keeps blood flowing from heart to the entire capillary network in the body. Although such a pressure occurs throughout the vascular system, the term blood pressure most commonly refer to the systemic arterial blood pressure. Blood pressure is highest in aorta and then gradually reduces in systemic arteries. The walls of arteries are elastic. The flow of blood creates rhythmical throbbing of arteries, which is called a pulse. Arterial blood pressure rises and falls corresponding to the phases of cardiac cycle. When ventricle contract, ventricular systole, heart forces blood into pulmonary arteries in aorta. As a result, the pressure in these arteries rises sharply. The maximum pressure during ventricular systole is called systolic pressure. Systolic pressure in a normal young adult is 120 mmHg. When ventricle relax diastole, the arterial pressure drops. The lowest pressure that remain in arteries before the next ventricular contraction is called diastolic pressure. Diastolic pressure in normal young adult is 75-85 mmHg. Conventionally, the readings of blood pressure are expressed as 120 by 80. The instrument sphygmomanometer is used for manual measurement of systolic and diastolic blood pressure. In this instrument, rise and fall of mercury column shows the reading of blood pressure. बहुत इजी टॉपिक है जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है। आप लोगों को बस गौर से अगर लेक्चर सुन लो तो आपको इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ऐसे ही इसको याद आप लोग कर सकते हो। टॉपिक जो अभी मैंने पढ़ा डैट इज़ ब्लड प्रेशर। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फर्स्ट लाइन ब्लड प्रेशर वाला। यहाँ पे इसको आप लोग बेटे ब्रैकेट में इनक्लोज कर लो। यहाँ से लेकर ब्लड वेसल्स तक जो है इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है? ब्लड प्रेशर इज द मेजर ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है, उस प्रेशर की मेजरमेंट है जो ब्लड की वजह से क्रिएट होता है। और कहाँ क्रिएट होता है? इनर साइड ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं। इन ये वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स, इन वेसल्स के अंदर जो ब्लड की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर की मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब फोर्स एक क्रिएट हो रही है ना, हम उस फोर्स को मेजर कर रहे हैं और उस फोर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? यानी कि ब्लड का जो प्रेशर है, एक अभी मैंने आपको बताया ना ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर की वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है और उसी फोर्स को हम मेजर कर रहे हैं जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये फोर्स जो है बेटे ये ब्लड को फ्लो कराती है, ठीक है। और ब्लड इसी फोर्स की वजह से जो है वो वेसल्स के अंदर जो है वो फ्लो करता रहता है, हार्ट से लेकर इंटायर जो एक पूरा बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। आपके पास आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं। तो यही वो फोर्स है, इसकी वजह से ब्लड जो है वो हार्ट से लेकर इंटायर जो एक नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का बॉडी के अंदर, उसमें जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहता है। अच्छा, ये प्रेशर जो है थ्रू आउट द वेस्कुलर सिस्टम जो है ये कंटिन्यू रहता है। और जो ब्लड प्रेशर बेसिकली टर्म जो यूज़ करते हैं हम लोग जनरली, वो किसके लिए करते हैं? हम लोग करते हैं सिस्टमिक आर्टियल ब्लड प्रेशर, यानी कि जो हमने अभी आपको याद हो पिछले जो हमने टॉपिक पढ़ के आए हैं, यहाँ पे हमने दो तरह के यहाँ पे सर्कुलेशन पढ़ी थी ना, एक पल्मोनरी पढ़ी थी और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ी थी, याद आया? तो जनरली जब ब्लड प्रेशर की जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? वो करते हैं सिस्टमिक आर्टियल ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स में जो है प्रेशर जो है वो डिफरेंट होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो किस वेसल में होता है? डैट इज़ ओटा। ओटा के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर होता है। आप सिंपल कह सकते हैं ब्लड प्रेशर जो हाईएस्ट है वो किसके अंदर है? ओटा के अंदर है। ये आपकी एमसीक्यू भी आ सकता है, इसको अंडरलाइन करो।
ब्लड प्रेशर इज़ हाईएस्ट इन ओटा, और जैसे जैसे फिर ओटा से आगे फर्दर ब्लड मूव करता जाता है, ओटा से आर्टरीज में जाएगा, आर्टरी से कैपिलरीज में जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा कि इसके ब्लड प्रेशर के अंदर जो है वो डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा ओटा में हाई था वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता चलता जो है उसका प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आर्टरीज की वॉल जो हैं दे आर इलास्टिक, ठीक है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो उनके अंदर इलास्टिसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो वो थोड़ी सी सिकुड़ के उनका डायमीटर जो है वो कम हो जाता है। इसको भी अंडरलाइन करो, द वॉल ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक, ठीक है। आर्टरीज की वॉल जो हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की कि वो अपनी शेप को, अपने डायमीटर को जो है वो चेंज कर सकता है, और जब और उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे, अपनी ओरिजिनल शेप पे भी जो है वो वापस आ सकता है। और ये जो पूरा एक फ़्लो है ब्लड का, आपको पता है कि ब्लड जो है भी हमने पढ़ा ओर्टा से आर्टरीज में, आर्टरी से कैपिलरी में जाता है, तो ये जो पूरा एक ब्लड का फ़्लो है बेटे, ये क्या चीज़ क्रिएट करता है, ये एक रेथमिकल थ्रॉम्बिंग ऑफ आर्टरीज जो है क्रिएट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इसकी पल्स चेक करें, आपके बिल्कुल हाथ के इधर स्टार्ट में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे बिल्कुल आप इधर अगर अपना थंब रखो ना तो आपको इधर थ्रोम्बिंग फील होगी आर्टरी की। आपको इधर ये जो आपकी आर्टरी है ना, ये आपको ऐसे हाथ अगर यहाँ पे आप अपना थंब रखो ना तो आपको फील होगी ऊपर नीचे इस तरह हिलती हुई ये वाली फील होगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो थ्रोम्बिंग ऑफ आर्टरीज है, दिस इज़ नोन एज पल्स। क्या होगा, पल्स होगा। और ये हार्ट जो ब्लड फ्लो है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और जब इन केस कभी आपने देखा होगा, जब आप कभी भागो, कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करो या आपको टेम्परेचर हुआ तो ये पल्स और भी ज़्यादा आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इसका जो नंबर है, ठीक है। तो ये जो ब्लड का फ्लो है ये एक थ्रोम्बिंग ऑफ आर्टरी भी क्रिएट करता है, एक रिदम उसके अंदर, एक कंटिन्यूसली। आप देखो ना, ऐसे ऐसे फिंगर रख के चेक करो बेटे, तो एक पूरा रिदम है, मतलब ये नहीं है कि एक ही सीक्वेंस है जिससे वो पल्स आपको फील हो रही है, ठीक है। तो उस सीक्वेंस को, थ्रोम्बिंग ऑफ आर्टरीज को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज पल्स, ठीक है। तो पल्स को आप लोग इसको भी अंडरलाइन करो, इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में आ सकती है, आपके पेपर में सॉरी आ सकती है। आप क्या लिखेंगे, द फ्लो ऑफ ब्लड काजेज रैथमिकल थ्रोम्बिंग ऑफ आर्टरीज नोन एज पल्स, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि आर्टियल ब्लड जो है, आर्टियल ब्लड की बात हो रही है यहाँ पे। आर्टियल ब्लड जो है बेटे ये क्रिएट करता है राइज एंड फॉल्स, ठीक है। इसकी वजह से प्रेशर में, जो ब्लड प्रेशर है उसमें कभी राइज भी आता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी हो जाता है, और ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। और ये डिफरेंट टाइप के जो हमने कार्डिक साइकिल पढ़ा था, जब आप पीछे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये उस फेज़ से रिलेटेड है, किसी फेज़ में जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होगा, किसी फेज़ में ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा। तो देर इज़ अ रिलेशनशिप, इस मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कार्डिक साइकिल एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और कार्डिक साइकिल के दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वो उस रिलेशनशिप को हमें, जब आपको याद हो, हम पीछे पढ़ के आए हैं कार्डिक साइकिल, याद है हमने क्या किया था, हमने कार्डिक साइकिल को दो मेन फेजेस में डिवाइड किया था। एक था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज नोन एज कंट्रैक्शन, ये है वेंट्रिकल सिस्टोल। और नंबर 2 क्या था हमारा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। नीचे ये लिखा होगा इधर, वेंट्रिकल सिस्टोल है और एक वेंट्रिकल डायस्टोल है। दोबारा बता देती हूँ बेटे, मैंने आपको क्या कहा कि देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कार्डिक साइकिल एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। और देयर आर 2 फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल के 2 फेजेस हैं, कौन कौन से, एक है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दूसरा कौन सा साइकिल है, डैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब इन दोनों साइकिल्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले मैंने बात की वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल जिसको हम लोग वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल में इस फेज में क्या होता है, गौर से सुनो बेटे, यहाँ पे आपकी बुक में भी दिया है वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, और इसको हम लोग जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल जो हैं बेटे कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को फोर्स करेंगे कि ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज में और ओर्टा में मूव करेगा। एक वेंट्रिकल से आपको पता है वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और एक से क्या कहाँ चला जाएगा, ओर्टा में। और दोनों वेंट्रिकल्स एक ही टाइम पे जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं।
इसकी वजह से जब बेटे वेंट्रिकल जो है जब कंट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वजह से एक शार्प इंक्रीज आता है किसके अंदर, आर्टेरियल प्रेशर में। जाहिर सी बात है वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और ओर्टा में ब्लड चला गया तो आर्टरी में और ओर्टा में ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना। तो हम यही कहेंगे ना कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से आर्टेरियल प्रेशर के अंदर एक शार्प इंक्रीज आ जाता है। दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है कि मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में यानी कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे मैंने आपको कहा, तो मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन करें। मैंने क्या कहा, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो ओर्टा और जो पल्मोनरी आर्टरी है उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर है ड्यूरिंग दिस फेज यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दरमियान के दौरान जो प्रेशर इंक्रीज होता है, इस मैक्सिमम प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर बेटे कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, 120 mmHg। ये तो सबको पता है ना, 120/80 जो है वो नॉर्मल एक ह्यूमन बींग का ब्लड प्रेशर है। तो इसको भी अंडरलाइन करो कि नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो एक यंग अडल्ट का है वो कितना है, 120 mmHg। अब हम बात करेंगे हमने अभी मैंने आपको बताया था कि कार्डिक साइकिल के 2 फेजेस हैं। एक फेज था वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा फेज जो है डेट इज़ नोन एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। दूसरा कौन सा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। पहले क्या आता है, वेंट्रिकल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया था। अब दूसरे फेज का क्या नाम है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें क्या होता है बेटे, वेंट्रिकल जो हैं वो रिलैक्स करेंगे। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो आर्टेरियल प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। जब कंट्रैक्ट करे थे तो आर्टेरियल प्रेशर क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था ना। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो आर्टेरियल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और लोएस्ट प्रेशर जो आर्टरी में रहेगा बिफोर नेक्स्ट कंट्रैक्शन, यानी कि नेक्स्ट कंट्रैक्शन से पहले जो आर्टरीज का जो प्रेशर है, जो आर्टेरियल प्रेशर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। या सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो आर्टरीज का जो प्रेशर है वो लो होता है और उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और एक नॉर्मल यंग अडल्ट का जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है, 75 to 85 mmHg। क्लियर है। आगे आओ, नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आएँ तो हमने क्या पढ़ लिया, एक हमने पढ़ा नॉर्मल जो है हाई टेम्परेचर, ठीक है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है। एक हमने पढ़ा जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं जो लो टेम्परेचर है जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं प्रेशर, वो कितना था, 80। तो जो जब हम लोग कंबाइनली ब्लड प्रेशर बेटे उसकी रीडिंग लेते हैं तो हम लोग उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, उसको हम लोग किस तरह से राइट करते हैं बेटे, उसको हम राइट करते हैं सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक। ऊपर सिस्टोलिक प्रेशर होता है, नीचे कौन सा होता है, डायस्टोलिक। अब इसकी एग्जांपल मैं कैसे दे सकती हूँ, देखो सिस्टोलिक प्रेशर मैंने आपको क्या बताया था, 120। डायस्टोलिक प्रेशर मैंने आपको क्या बताया अभी, 80। इसका मतलब हुआ कि एक नॉर्मल यंग अडल्ट का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो कितना है, 120/80। क्लियर। और फिर आगे आता है कि ब्लड प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। डैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर सबके तकरीबन सभी ने देखा होगा, कुछ लोगों के तो घर में भी जो है ये मौजूद होगा। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे बेटे मैनुअली जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। इसमें जो है मरकरी का एक कॉलम होता है, मरकरी के राइज और फॉल से जो है वो जो कॉलम है उसके राइज और फॉल का, उससे जो है हम लोग ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं, ठीक है। अब तो बहुत सारे मार्केट में और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो आ चुके हैं, डिजिटल भी आ गए हैं, जिनसे ब्लड प्रेशर मेजर करना और ज़्यादा जो है वो ईजी हो गया। तो क्लियर है, हमने क्या पढ़ लिया बेटे, एक दफ़ा से मेन पॉइंट्स इसके दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट जो है टॉपिक उसकी तरफ चलेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर। हमने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन की, ब्लड प्रेशर इज़ द मेजर ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड प्रेशर जो है बेटे वो ओर्टा में हाई होता है और ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे ब्लड फ्लो होता रहता है ये क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता रहता है।
फिर मैंने आपको बताई, हमने एक और चीज़ पढ़ी, डेट इज़ नोन एज पल्स। मैंने क्या बताया, द फ्लो ऑफ ब्लड क्रिएट्स रिथमिकल थ्रॉम्बिंग ऑफ आर्टरीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। उसके बाद हमने फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल पढ़े। दो फेजेस थे, एक था वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एक था वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या था, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को फोर्स करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में और ओर्टा में, तो ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टियल प्रेशर जो है, आर्ट्रियल, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और ये मैक्सिमम जो प्रेशर है ड्यूरिंग दिस फेज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना है, 120 mmHg। इसी तरह दूसरा जो फेज था, डेट इज़ नोन एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होता है कि वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, इसकी वजह से आर्टियल प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। जो लोएस्ट प्रेशर है वो आर्टरी के अंदर रहेगा बिफोर नेक्स्ट कंट्रैक्शन, और इस लोएस्ट प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 75 to 85 mmHg। इसका मतलब है जब हमने टोटल ब्लड प्रेशर लिखना हो तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको, 120/80, यानी कि ऊपर आपका जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर आता है और नीचे जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर आता है। और वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ब्लड प्रेशर बेटे मेजर करते हैं, डेट इज़ नोन एज स्फेग्मोमैनोमीटर। और इससे हम मैनुअली जो है वो रीडिंग लेते हैं। इसके अंदर जो है वो मरकरी होती है, मरकरी के जो कॉलम है, मरकरी का राइज और फॉल से जो है हम लोग ब्लड प्रेशर की ईजिली रीडिंग लेते हैं और सिंपली हमें जो है वो ब्लड प्रेशर पता चल जाता है। यहाँ पे आपकी बुक में बेटे एक गौर करो तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया आपको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर्स दिए हुए हैं इन mmHg, ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। और यहाँ पे नीचे बताया हुआ ये ओर्टा है, ये आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूज, वेन्स एंड वेना केवा। अब देखो ये ओर्टा है, ओर्टा में अगर ब्लड प्रेशर देखो तो 120 है, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो ओर्टा में है। फिर आर्टरीज में 100 हो जाता है, फिर आर्ट्रियोज में आता आता और कम हो गया, इतना कम हो गया। कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर और गिर गया, वेन्स में और कम, और आगे वेना केवा में सबसे ज़्यादा कम, ठीक है। तो ये आपको जो है वो प्रेशर यहाँ पे दिया गया है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो आपको यहाँ पे बताया है। इसके बाद बेटे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। उसी टॉपिक के बिल्कुल नीचे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको एक नया यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, डेट इज़ आल्सो वेरी इजी टॉपिक। Let's start with the reading. Regulation of blood pressure. Pressure receptor known as baroreceptor are present in carotid arteries. Artery that supply blood to the head region and brain. And aortic arch, portion of artery that bends between the ascending and descending aorta. When blood pressure falls, baroreceptor activate sensory neurons that send information to brain. The control center in brain react by increasing the rate and force of contraction of heart and by causing vasoconstriction in arterioles. Both these changes restore blood pressure to normal. The long-term regulation of blood pressure is done through hormones. Certain hormones regulate the volume of blood by affecting the reabsorption of water and salt in kidneys. When there is decrease in blood volume and blood pressure, special receptor present in brain create thirst. They also stimulate pituitary gland to secrete antidiuretic hormone ADH. ADH stimulate kidney to retain more water in blood, excreting less in urine. It restored the blood volume and ultimately blood pressure. ADH also constrict arterioles, which raises arterial blood pressure. The wall of right atrium contain endocrine cell that secrete arterial natriuretic hormone ANH. When there is stretching of atrium by an increased blood volume, the right atrium secrete ANH. It speeds up the excretion of salt and water through urine, which lowers the blood volume and pressure. देखो बेटे, हम जितने भी सिस्टम पढ़ के आए, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा, हर सिस्टम के अंदर एक रेगुलेशन थी, ठीक है। कोई ना कोई हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप के सिस्टम से, कोई ब्रेन का कोई सिस्टम था या कोई हार्मोन था जो उस पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर रहा था।
इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी जो है वो भी रेगुलेट हो रहा है, और ब्लड प्रेशर जो है ये रेगुलेट हो रहा है किसके ज़रिए, ये दो चीज़ों के ज़रिए जो है वो रेगुलेट हो रहा है। एक आपके पास आएंगे बैरोरिसेप्टर्स और एक आपके पास आएंगे हार्मोन्स, ठीक है। मैंने क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, क्या मैंने बात आपको बताई, मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट हो रहा है दो चीज़ों से। एक है बैरोरिसेप्टर्स, जिनको हम लोग प्रेशर रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, उनका दूसरा नाम जो है प्रेशर रिसेप्टर्स है। और दूसरी चीज़ जिससे पूरा ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट हो रहा है, डेट इज़ नोन एज हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स और बैरोरिसेप्टर दो चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। पहले हम बात करते हैं बैरोरिसेप्टर्स की। बैरोरिसेप्टर्स क्या चीज़ें हैं? प्रेशर रिसेप्टर्स, दे आर आल्सो नोन एज बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। बैरो रिसेप्टर बेटे इनकी लोकेशन, दे आर प्रेजेंट इन टू एरियाज, ठीक है, दो जगहों पे ये प्रेजेंट होते हैं। पहले आपका आता है कैरोटिड आर्टरीज। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बैरो रिसेप्टर? मैंने पहले क्या कहा, कैरोटिड आर्टरीज में। और कैरोटिड आर्टरीज कौन सी होती हैं? ये वो आर्टरीज हैं जो हेड रीजन को और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि बैरो रिसेप्टर की लोकेशन क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बैरो रिसेप्टर की दो लोकेशंस हैं, ये दो जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ बेटे? एक होते हैं कैरोटिड आर्टरीज और एक होते हैं आपके ऑर्टिक आर्च। अब कैरोटिड आर्टरीज क्या होती हैं? ये वो आर्टरीज हैं जो हेड रीजन को और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेंगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको अंडरलाइन निकालो, कैरोटिड आर्टरीज। ये वो आर्टरीज हैं जो ब्लड को सप्लाई करती हैं, कहाँ कहाँ? हेड में और ब्रेन में, ठीक है। दूसरी आपकी चीज़ यहाँ पे दूसरा जो इसकी लोकेशन आएगी बैरो रिसेप्टर की, डेट इज़ नोन एज ऑर्टिक आर्च। व्हाट इज़ ऑर्टिक आर्च? ये आर्टरी का पोर्शन है जो बेंड करता है बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ओटा। जो ओटा है, ओटा नीचे को भी जा रही है, ओटा ऊपर की तरफ भी उसकी डायरेक्शन है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ओटा के दरमियान में आर्टरी का कुछ पोर्शन जो है बेंड कर जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज़ नोन एज ऑर्टिक आर्च। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पोर्शन ऑफ आर्टरी डेट बेंड बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ओटा। तो ये दो लोकेशन होगी, ये दो जगह हैं जहाँ पे बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट है? बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट है। कौन कौन से? कैरोटिड आर्टरीज और दूसरी क्या चीज़ मैंने बता दी? ऑर्टिक आर्च बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म। ये जो हम पढ़ रहे हैं बैरो रिसेप्टर, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्या काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है। मैं कोशिश करती हूँ आपको पॉइंट्स में बता दूँ ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। पहला यहाँ पे जो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जब ब्लड प्रेशर फॉल होता है, यानी कि जब ब्लड प्रेशर बेटे कम हो जाता है, तो बैरो रिसेप्टर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करेंगे, जो कि इस चीज़ के बारे में, यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो गया, ये इंफॉर्मेशन किसको देंगे? ब्रेन को देंगे। ये इनका मैकेनिज्म हम पढ़े, इनकी वर्किंग पढ़े हम बैरो रिसेप्टर की। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जब ब्लड प्रेशर फॉल करता है तो बैरो रिसेप्टर जो हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, और सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर किसको कहते हैं? ब्रेन को। ब्रेन के अंदर कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होता है। अब ब्रेन के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है, जब उसको इंफॉर्मेशन गई, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं ना, मैंने आपको कहा कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट होंगे और इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे ब्रेन में। अब जब ब्रेन में इंफॉर्मेशन चलेगी तो ब्रेन का जो कंट्रोल सेंटर है वो रिएक्ट करेगा। वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो जो रेट है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है उस वो तो फॉल हो गया था ना, अब वो क्या करेंगे कि उस रेट को इंक्रीज करेंगे, और जो फोर्स है कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट की उसको भी जो है इंक्रीज करेंगे, और वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है आर्टरियोल्स के अंदर वो होगी, ठीक है। हमने भी पढ़ा ना वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या होती है, पीछे पढ़ के आए हैं। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है वो आर्टरियोल्स के अंदर होना शुरू हो जाएगी। और फिर क्या है कि इन दोनों चेंजेस की वजह से क्या हुआ? वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई, और हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट किया, उसकी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है हार्ट की वो भी इंक्रीज हुई। इन चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ा बेटे? मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। हमने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर किस तरह से रेगुलेट होता है।
दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, एक पढ़े हमने बैरोरिसेप्टर और एक हमने पढ़े हार्मोन्स। पहले हमने बात की थी बैरोरिसेप्टर की। बैरोरिसेप्टर क्या होते हैं, जो प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम लोग बैरोरिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। बैरोरिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैरोटिड, उनकी लोकेशन दो है, एक है कैरोटिड आर्च और एक है ऑर्टिक आर्च। कैरोटिड आर्च क्या है, ऑर्टिक आर्च क्या है, मैंने आपको दोनों डिटेल से बताए। जब कभी ब्लड प्रेशर फॉल करता है तो बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट करेंगे किसको, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे कहाँ, ब्रेन में। जब ब्रेन के इंफॉर्मेशन जाती है तो ब्रेन का जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रक्शन ऑफ हार्ट जो है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और जब हार्ट का कंट्रैक्शन का रेट जो है और फोर्स जो है बेटे वो इंक्रीज होती है तो क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन आर्टरियोल्स के अंदर होगी। और जब ये दोनों फिनोमेनाज होंगे तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज होगा, यानी कि जो पहले लो था अब वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये पहला काम है जो किसने किया, बैरोरिसेप्टर ने किया। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो ब्लड को रेगुलेट करें, एक तो बैरोरिसेप्टर करें, दूसरे कौन कर रहे हैं, हार्मोन्स काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो होती है, ये तो है कि फ़ौरन जो काम जल्दी हो रहा है ना, एक होती है लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर जो है वो डन हो रहा है थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन्स के ज़रिए लॉन्ग टर्म जो है ब्लड प्रेशर जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बेटे जो प्रेजेंट हैं जो कि रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को। वो कैसे रेगुलेट करते हैं, वहाँ पे दो मेन चीज़ें आएंगी। एक तो वो वाटर को और साल्ट को रीअब्जॉर्ब करते हैं किडनीज के अंदर, ठीक है, एक जो इनका फंक्शन है हार्मोन्स का। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं मेंटेन करने में और रीस्टोर करने में नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को ओवर टाइम, यानी कि गाहे बगाहे टाइम टू टाइम जो है उसको मेंटेन रखते हैं, नॉर्मल ब्लड के वॉल्यूम को और प्रेशर को। और बेसिकली बेटे दो तरह के हार्मोन जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जो रेगुलेट करें ब्लड प्रेशर को। वो कौन कौन से हार्मोन हैं, एक है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसकी एब्रीवेशन है ADH। और दूसरा हार्मोन जो यहाँ पे प्रेजेंट है डेट इज़ नोन एज आर्ट्रियल न्यूरेटिक, नेट्यूटिक भी कह सकते हैं आप, आर्ट्रियल नेट्यूटिक हार्मोन ANH। यानी कि दो तरह के हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दो तरह के हार्मोन इन्वॉल्व हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे हैं। अब वन बाय वन हम इन दोनों हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात हम करते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH की। बेटे जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो स्पेशल टाइप के रिसेप्टर जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट थर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये स्टिमुलेशन होगी किसकी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन सक्रीट करेंगे। कौन सक्रीट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग अच्छी तरह 9th 10th में पढ़ के आए हो, आपने उसकी लोकेशन भी देखी हुई है, ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये एक हार्मोन सक्रीट करता है डेट इज़ नोन एज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH। ADH का फंक्शन क्या है कि ADH जो है वो स्टिमुलेट करेगा किडनीज को कि वो ज़्यादा वाटर जो है वो रिटेन करें इन ब्लड और जो है लेस एक्सक्रीट करें इन यूरिन। क्लियर हो गया, वाटर जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीट करें कहाँ पे, या रिटेन रखें मोर वाटर इन ब्लड, और यूरिन में जो वाटर है वो कम एक्सक्रीट हो, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है। दूसरा मेन काम ADH क्या करता है कि ये ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। ADH जो है इसकी वजह से आर्ट्रियोल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे, और जब आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन होती है तो आर्टियल ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। जो फॉल हुआ था अब वो क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमने क्या पढ़ लिया, ADH हार्मोन के डिफरेंट जो मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं सेकंड हार्मोन। सेकंड हार्मोन हमारा क्या है यहाँ पे, ANH। ANH क्या है कि जो राइट आर्ट्रियम है, जो वॉल्स हैं राइट आर्ट्रियम की, वहाँ पे बेटे एंडोक्राइन सेल्स जो हैं प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने क्या कहा, राइट आर्ट्रियम कंटेन एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। और एंडोक्राइन सेल जो है वो एक हार्मोन सक्रिएट करते हैं डेट इज नोन एज ANH, यानी कि आर्ट्रियल नेट्यूटिक हार्मोन। जब आर्ट्रियम स्ट्रेच करती है बाय इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम तो राइट आर्ट्रियम जो है वो क्या हार्मोन सक्रिएट करेगा, ANH।
और ANH क्या करता है बेटे, ये स्पीड अप कर देता है साल्ट की एक्सक्रीशन को और वाटर को थ्रू यूरिन, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड का जो प्रेशर है वो रेगुलेट हो रहा है बाय टू मेन थिंग्स, आप कह सकते हैं दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। एक है बैरोरिसेप्टर्स और एक आपके पास आते हैं हार्मोन्स। पहले हमने पढ़ लिए बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर्स को हम लोग प्रेशर रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इनकी लोकेशन क्या थी, कैरोटिड आर्टरीज और ऑर्टिक आर्च, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या था वो मैंने आपको डिटेल से बताया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है ब्लड प्रेशर की वो डन होती है थ्रू हार्मोन, और यहाँ पे दो मेन हार्मोन थे जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते थे। कौन कौन सा था, एक ADH था और एक क्या था, ANH था। ADH जो है बेटे ये प्रेजेंट था कहाँ, अभी मैंने आपको बताया है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ये हार्मोन सेक्रेट करता था, ADH। और दूसरा हार्मोन हमने कौन सा पढ़ा था कि वॉल्स ऑफ राइट आर्ट्रियम जो हैं दे कंटेन एंडोक्राइन सेल, और एंडोक्राइन सेल जो है वो एक हार्मोन सेक्रेट करते थे डेट इज़ नोन एज ANH। इन दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म जो हैं मैंने आपको पॉइंट वाइज बताए, आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। ब्लड प्रेशर को भी हमने जो पूरा आज पढ़ लिया, पहले हमने क्या पढ़ा, ब्लड प्रेशर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। ये पूरा टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया। इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।